नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सुशांत सिंह राजपूत केस में जल्दी नई हलचल होने वाली है। दरअसल मुंबई में रिया ने सुशांत की बहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें सुशांत को गलत दवाएं देने का आरोप लगाया गया। वो एफआईआर अब सीबीआई के पास है। रिया चक्रवर्ती की एफआईआर पर सीबीआई सुशांत सिंह की बहनों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि अभी सीबीआई ने सुशांत की बहनों को बुलाया नहीं है। अगर सीबीआई परिवार को बुलाती है तो परिवार पूरा सहयोग करेगा। कुछ देर पहले विकास सिंह ने आज तक से बात की, सुशांत के परिवार का पक्ष रखा और सीबीआई की जांच पर भी बात की। आपको सुनवाते हैं विकास सिंह ने क्या क्या कहा। एफआईआर अगर एक बार दर्ज हो जाता है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी एफआईआर जो सुशांत सिंह राजपूत से मौत से रिलेटेड होगा वो सीबीआई करेगी, तो ये एक प्रश्न उठ रहा था कि सीबीआई इसको एफआईआर को रजिस्टर करेगी या नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने रजिस्टर कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर नहीं ऑर्डर को मानेंगे तो उल्लंघन होगा। कल को वो भी घेरे में पड़ सकते हैं कि आपने क्यों नहीं इसको रजिस्टर किया। लेकिन जहां तक की इंक्वायरी का सवाल है, तो एक रूटीन टाइप की इंक्वायरी है, क्योंकि अगर आपको किसी केस को क्लोज भी करना है तो कम से कम पूछताछ तो करनी होगी ना। जो जो लोग उसमें नेम्ड है, उसमें क्या रोल है। मेरे हिसाब से तो इसमें ऑफेंस बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता। 306 का या जो भी सेक्शन उन्होंने अपने मर्जी से डाल दिए हैं, पुलिस ने अपना मतलब जो रिया ने कहा सारे सेक्शन उन्होंने डाल दिए, तो इसमें से केस कुछ भी नहीं बनता है। लेकिन उसका एक तरीका जो होता है, उस तरीके से ही जाएगा ना मामला। तो इसलिए उस तरीके के लिए वो सीबीआई अपनी पूछताछ करेगी। और जहां तक पूछताछ पहले हो चुकी है, उस तरह की पूछताछ बहुत कुछ पहले हो भी चुकी है। कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन इस एफआईआर से रिलेटेड होंगे तो वो पूछेंगे हमारे उनसे, दोनों बहनों से। जी विकास सिंह जी, कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कि जिस तरह से ये एक फैशन परेड कराई जा रही है ड्रग्स के मामले को लेकर, जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इसका सच जानने की जो कोशिश है, उसको ये इन्वेस्टिगेशन एक तरह का झटका आपने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। आज की तारीख में क्या आप यही सही मानते हैं? देखिए, जो मेरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जो कहना था, जो उस दिन भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जो एक एंगल निकल के आया है, बहुत गंभीर एंगल है। मतलब कोई मामूली एंगल नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज अगर फिल्म इंडस्ट्री में हो रही है, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत के मौत से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। तो जो एक परिवार का जो एक मानना है कि इस मौत से जल्दी इसका खुलासा हो कि किसने, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मर्डर है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, और उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए सही तरीके से, तो उस मामले में कहीं ना कहीं एक थमा सा लग रहा है। क्योंकि आप देखिए, जो इनकी टीम थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की, उनकी टीम मेरे को जहां तक पता चला 6-7 दिन तक कोई उनसे टाइम भी नहीं मांगा गया। तो सीबीआई की जो सीएफएसएल टीम थी, सुना उनको मदुरई भेज दिया गया कोई दूसरे केस में। तो थोड़ा सा लग रहा है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने में इस केस को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। और अब बात अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ पर सुनवाई की। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुबह से इस मामले में सुनवाई हो रही है। कंगना के वकील ने बीएमसी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की बातों का उल्लंघन बताते हुए 2 करोड़ का हर्जाना मांगा। कोर्ट में कंगना के वकील से संजय राउत का वो बयान भी सुनाया गया उनकी तरफ से, जिसमें वो कंगना को सबक सिखाने की बात करें। हालांकि संजय राउत के वकील ने कहा कि कहीं भी कंगना का नाम इसमें नहीं लिया गया। कोर्ट ने संजय राउत को कल इस पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट में कंगना के वकील ने बताया कि कंगना के सरकार के खिलाफ ट्वीट और संजय राउत से झगड़े की वजह से उनसे बदला लिया गया। तो कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चला था, नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था और कंगना की तरफ से कहा गया था कि बीएमसी ने आनन फानन में, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ ट्वीट किए थे, उनसे बदला लेने के लिए कार्रवाई कर दी थी। हमारे साथ 2 सहयोगी संवाददाता इस वक्त इसी खबर पर और जानकारी लेकर आ गए। तंसीम हैदर और पंकज उपाध्याय, दोनों के पास हम सीधे लाइव बात करने के लिए चल सकते हैं। पंकज, अभी तक की सुनवाई में क्या चल रहा है?
देखिए, सुनवाई तो अभी भी चल रही है। फटकार तो पहले ही हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगा दी है और कहा है कि बरसात के मौसम में जब पहले ही गाइडलाइंस दी गई थी कि एक तो बरसात है, ऊपर से कोविड चल रहा है, ऐसे में डिमोलिशन वर्क नहीं किया जाए तो ऐसी जल्दी क्या थी। दूसरी तरफ यह भी कहा कि अगर इसी तरह की जल्दबाजी बाकी इलीगल स्ट्रक्चर्स के लिए भी दिखाई जाती तो शहर और ज्यादा खूबसूरत हो जाता। अब संजय राउत का भी यहां पर बात आई है और उनको भी अपना एफिडेविट कल फाइल करना है। साथ ही साथ अब यह भी कहा गया है कि बरसात के मौसम में जो स्ट्रक्चर है उसको तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसको तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ट्वीट की भी बात आई है, कहा है जो अपशब्द इस्तेमाल किया गया था वो किस रेफरेंस में कहा गया था। दोनों पक्षों से कहा गया, ना सिर्फ बीएमसी से बल्कि कंगना रनौत से भी कहा गया कि जो आपके सीरीज ऑफ ट्वीट्स थी, क्योंकि उन्होंने सिलेक्टिव ट्वीट्स दिए हैं, कहा है जो आपके पूरे ट्वीट्स हैं वो हमको देखने। अब अगर मसला कोर्ट तक आ गया है तो आप कुछ छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हैं। तमाम जो आपके ट्वीट्स हैं किस रेफरेंस में कहे गए हैं, क्यों कहे गए हैं, वो तमाम चीजें हमारे सामने पेश करी जाए और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन जाहिर सी बात तो यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार जरूर लगाई है और इस वक्त यहां पर बीएमसी के लिए यहां पर अपने बयान देना और हाईकोर्ट को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर लग रहा है। कल संजय राउत का बयान भी सामने आने वाला है, उनको भी एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। आखिर उन्होंने जो अपशब्द का इस्तेमाल किया था वो किस रेफरेंस में किया था। तो इस वक्त आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। आपने जो कहा है, जो लिखा है, जो ट्वीट्स करे हैं, जिस रेफरेंस में दिए हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में दिए हैं, वो सब सामने पेश किए जाएं। लेकिन तंसीम हैदर, हैरानी की बात है कि कंगना रनौत जो पिछले कई दिनों से लगातार एक के बाद एक हमले कर रही थी महाराष्ट्र की सरकार पर, आज की इस सुनवाई के बाद भी उनके हमले उतने तल्ख नहीं है। जबकि यह मामला फिलहाल का कम से कम ऐसा लगता है कि जो बातें वो कह रही थी वो अदालत सुन रही है और मान रही है। जी, जाहिर है यहाँ इतना जरूर साफ हो जाता है रोहित की ये सिर्फ तोड़ फोड़ को लेकर ही नहीं बात हो रही है। अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो उस प्रोसीडिंग में ये भी बात हो रही है कि आपने क्या क्या ट्वीट किए, किन हालात में किए, उनका टेक्स्ट क्या था, उनका मकसद क्या था। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुना सभी पक्षों को जाएगा, सभी के चीजें जो आई हैं सोशल मीडिया पे उनको एग्जामिन किया जाएगा। तो जाहिर है कि अभी तो सुनवाई चल रही है, लेकिन यह है कि किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि जो भी चाहे कंगना ने किया हो या चलिए वापस आते हैं तंसीम आपके पास। एक बार मुंबई हाईकोर्ट चल रहे हैं सीधे। विद्या हमारे साथ हैं। तंसीम आप रहिएगा हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास और बात करने के लिए। लेकिन विद्या, जो बातें चल रही हैं अंदर, पंकज बता रहे हैं राजनीतिक तौर पर क्या ये महाराष्ट्र की सरकार के लिए, शिवसेना के लिए खास तौर पर ऐसा लगता है कि एक एम्बैरेसमेंट की स्थिति हो रही है आगे? जी बिल्कुल। आप देखिए, पूरी सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे सीधे सवाल पूछा कि भाई आपको क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे, संजय राउत को जवाब देना है। तो संजय राउत के वकील ने ये कहने की कोशिश की कि जो क्लिपिंग, जो न्यूज की क्लिपिंग जिसमें कि कह रहे हैं संजय राउत कि इनको एक हम सबक सिखाएंगे, वो क्लिपिंग में कंगना रनौत का हमने कहीं नहीं नाम लिया है। लेकिन अदालत ने साफ साफ फिर पूछा क्यों आप कह रहे हैं कि जो आपने गाली दी थी जिस कंगना रनौत को, तो वो आपने गाली दी नहीं थी। तो जब उन्होंने ये कहा तो जवाब नहीं मिला तुरंत देने के लिए। उन्होंने सीधे कहा, उनके वकील ने प्रदीप थोराट ने, कि मैं कल एफिडेविट फाइल करूंगा। तो इस मुद्दे पर उन्हें कल एफिडेविट फाइल करना है, लेकिन वो क्या कहेंगे यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट बार बार कह रहा है कि जब आपको तोड़ने का हम आदेश कहते हैं कि बिल्डिंग को तोड़ दो, तब तो आप तोड़ते नहीं है। यहाँ तक कि कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट किए जाते हैं। कितनी बार तो हमने फाइन मारा है अदालत ने कि क्योंकि आप कंटेम्प्ट करते हैं, डिमोलिश नहीं करते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर आपने तोड़ दिया। तो ऐसी बात जब अदालत सामने रख रही है और ये कंगना के वकील अदालत को कह रहे हैं कि मैलिफाइड इंटेंशन है, सोच समझ के इन्होंने, जस्ट बिकॉज ट्विटर पर झगड़ा हो गया तो आपने हमारी इमारत तोड़ दी, ये वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा साफ दिख रहा है। लेकिन किस तरह से वो अदालत में कहते हैं अपनी बात, वो देखने होगा। रोहित, कल सवेरे उन्हें ये अपनी जो एप्लीकेशन, जो एफिडेविट है, वो अदालत में पेश करनी होगी। वापस आते हैं विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। विद्या वहां से बता रही हैं अदालत में किस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त की बहस के दौरान बन रही हैं। रुख अगली खबर का कर रहे हैं बात, बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी जांच की। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी का अगला एक्शन क्या होगा, इसकी तैयारी चल रही है। खबर है कि अगला नंबर करण जौहर का हो सकता है। इस बीच करण जौहर के पूर्व कर्मचारी क्षितिज ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं।
एनसीबी ने आरोपों को खारिज किया। क्या है करण की पार्टी का सच? क्या पार्टी में चल रहा था ड्रग्स? क्या क्षितिज है कमजोर कड़ी? सुशांत केस की जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई तो बॉलीवुड का स्याह चेहरा सामने आने लगा। गिरने लगी ड्रग्स मंडली तो खुलने लगी फिल्म इंडस्ट्री की कुंडली। करण जौहर की कंपनी के पूर्व कर्मचारी क्षितिज प्रसाद तक जांच पहुंची तो उन पर आंच आ ही गई। क्षितिज का नाम व्हाट्सएप चैट में आया। वो लगातार ड्रग्स मंगवा रहा था, लगातार पेडलर्स के संपर्क में था। एनसीबी के शिकंजे में आए पेडलर केजे उर्फ करमजीत और अनुज केसवानी ने क्षितिज की पोल खोल दी। रविवार को कोर्ट में पेशी के दौरान क्षितिज प्रसाद ने मजिस्ट्रेट के सामने सनसनीखेज आरोप लगाकर करण जौहर का मामला फिर से गरमा दिया। क्षितिज प्रसाद के वकील सतीश मान शिंदे ने आरोप लगाया कि एनसीबी क्षितिज पर करण जौहर का नाम लेने का दबाव बना रही है। उनको परेशान किया गया, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया, ब्लैकमेल भी किया गया। क्षितिज के वकील सतीश मानी शिंदे का आरोप है कि एनसीबी क्षितिज को टॉर्चर कर रही है और उसे ब्लैकमेल कर रही है। इनका आरोप है कि एनसीबी चाहती है कि क्षितिज करण जौहर का नाम ले, लेकिन इस पूरे मामले में क्या वाकई क्षितिज के जरिए एनसीबी करण जौहर तक पहुंच पाएगी? इन संगीन आरोपों के बाद एनसीबी ने तनिक भी देर नहीं की। खुद समीर वानखेड़े सामने आ गए और क्षितिज प्रसाद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। Sir, Shitij said that there was third degree torture given to him and all that. How do you say? We are a very professional agency. We do not believe in all such things. So you completely and they're also saying that those things seized were not ganja or cigarette butts. How do you see that, sir? Again, I'm repeating, we are a very professional agency. बाद में एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना को भी अपने अफसरों को ये कहना पड़ा कि कोई कार्रवाई टारगेट न लगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से मुंबई पहुंचे एनसीबी के डीजी ने कहा कि जांच में कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति विशेष या समूह को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ज्यादा ध्यान ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने और उनसे जुड़े किंग पिंग को पकड़ने में होना चाहिए। क्षितिज केस में करण जौहर का नाम आने से साल भर पहले की पार्टी का वीडियो फिर सामने आ गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वीडियो का सच क्या है? क्या पार्टी में ड्रग्स लिए जा रहे थे? क्या बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स का चलन आम है? वीडियो पर मचे बवाल पर करण जौहर ने फिर से सफाई दी है। कुछ दिन पहले ही करण जौहर ने ट्वीट कर ड्रग्स के आरोपों को नकार दिया था। मेरे घर पर जिस पार्टी में ड्रग्स सेवन की बात कही जा रही है वो पूरी तरह गलत है। पहले भी इस पर सफाई दे चुका हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ, इस पार्टी में किसी तरह का ड्रग्स इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता हूँ और मैं ऐसे किसी भी ड्रग्स के सेवन को बढ़ावा नहीं देता, न ही प्रोत्साहित करता हूँ। क्षितिज मामले में नए एंगल से एनसीबी फिर गिर गई है। क्षितिज 3 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में है, लेकिन एनसीबी को भी साबित करना होगा कि उसकी नीयत साफ है। वो किसी को ना तो फंसा रही है और न ही किसी को बचा रही है, फिर चाहे वो करण जौहर हो या कोई और। दिल्ली से तंसीम हैदर, मुंबई से मुनीश पांडे और दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको सीधे ले चल रहे हैं तंसीम हैदर के पास, जो दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। इसी खबर पर और जानकारी लेकर तंसीम हैदर, क्या समझा जाए? जैसे दीपिका पादुकोण, जैसे श्रद्धा कपूर, जैसे सारा अली खान दिखाई दी एनसीबी के सामने पेशी के लिए, क्या करण जौहर का भी नंबर आ सकता है? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी बड़ी हस्ती का नंबर आ सकता है, क्योंकि साफ कहा है। अभी जो इतवार को कल जो मीटिंग ली है राकेश अस्थाना ने, उन्होंने ये साफ किया अपने अफसरों को किसी को जबरन केस में न खींचा जाए, लेकिन ड्रग्स पैडलर्स के जरिए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो क्षितिज की रिमांड के दौरान यही जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर करण जौहर की पार्टी में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उस पार्टी का वीडियो सामने आया है, उस पर कुछ सब्सटेंस
ऐसा शक है जो एनसीबी को कि कुछ ऐसी चीजें नजर आई हैं जिसको लेकर वो पार्टी शक के दायरे में है। यही वजह है कि क्षितिज से लगातार पूछताछ की जा रही है। उन्होंने भले ही आरोप लगाए हों, लेकिन एनसीबी ने आरोप को निराधार बताया है और राकेश अस्थाना ने सबको क्लियर कहा है अपने जितने भी मातहत हैं मीटिंग के दौरान कि आप किसी पर बिना सबूत और पुख्ता जानकारी के हाथ न रख के पहले ड्रग पैडलर से चेक करें, उसको क्रॉस चेक करें, क्रॉस एग्जामिन करें, उसके बाद जरूरत पड़े तो कोई भी बड़ी हस्ती हो उस पर हाथ डालने से एनसीबी बिल्कुल नहीं कतराएगी, वो चाहे करण जौहर हो या फिर कोई और बड़ा नाम हो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। तो क्या यह समझा जाए कि जो चेहरे इस पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो लंबे समय से वायरल है, जिसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा राकेश अस्थाना से मिले शिकायत करने के लिए, वो तमाम चेहरे अब रडार पर हैं, कभी भी उनको बुलाया जा सकता है, नोटिस हो सकता है? रोहित, पहले भी मैंने ये बात कही है, करीब 50 से 60 ऐसे फिल्म के अदाकारा हैं जो इस पूरी जांच में आएंगे सामने और जिनको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिनकी पार्टियों के बारे में, जिनके जो ड्रग्स पैडलर जैसे जैसे रिवील कर रहे हैं, अपनी चीजों को बता रहे हैं, वैसे वैसे उनसे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये अब जो तीसरा स्टेप है ड्रग्स पैडलर्स का, जो क्षितिज के साथ और ड्रग्स पैडलर्स के जो इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि कोई और हस्तियों से पूछताछ की जाए या उनको इंटरोगेशन में शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तंसीम हैदर फिलहाल जानकारी देने के लिए। तंसीम हैदर बता रहे हैं कि अभी कुछ और सितारों तक जांच की आंच पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश में एक डीजी रैंक का अधिकारी अपनी पत्नी को पीट रहा है और डंके की चोट पर इसे मान भी रहा है। भोपाल में स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल हो गया। पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे ने ही पिता की करतूत का वीडियो बनाकर डीजीपी से इसकी शिकायत की। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। अपने आप को छुड़ाओ कि नहीं? मारो, पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस, इसको रोको। इसको मैंने खून कर दिया ना। तो क्या करूं? पकड़ना चारों तरफ से मारना। मेरी बात नहीं है वो। वैसे मैं कम तक नहीं जाता हूँ। मेरी बात नहीं है वो। मध्य प्रदेश में पुलिस के बड़े अफसर पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी पत्नी को पहले जमीन पर पटका, फिर पत्नी को जमीन पर गिराकर कई बार सिर पर मारा। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने एक बार फिर अपनी पत्नी को पहले चांटा मारा, फिर धक्का दिया। पत्नी पर जुल्म की एक और तस्वीर देखिए। पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी के बाल खींच रहे हैं, उन्हें फिर नीचे गिराकर पीट रहे हैं। करीब 5 मिनट के इस वीडियो में स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे हैं। क्या लगी तेरे को? पता कहाँ लगी? चाकू मारा तुमने। चाकू है? क्या करूँ? क्या होता है? क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करूँ? अरे क्या चीज मार दी? वीडियो को गौर से सुनने से ये साफ हुआ कि पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी को पति के किसी महिला से अफेयर का शक है। इसी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और वो इतना बढ़ गया। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। अपने आप को छुड़ाओ कि नहीं? मारो, पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस, इसको रोको। इसको मैंने खून कर दिया ना। तो क्या करूं? पकड़ना चारों तरफ से मारना। मेरी बात नहीं है वो। वैसे मैं कम तक नहीं जाता हूँ। मेरी बात नहीं है वो। ये मारपीट स्पेशल डीजी के घर पर हो रही है। वीडियो में घर में काम करने वाला स्टाफ भी दिख रहा है जो बीच बचाव कर रहे हैं। जब स्पेशल डीजी अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे थे, तब उनका बेटा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। पिता की करतूत को रिकॉर्ड कर बेटे ने वीडियो को डीजीपी के पास भेजा और पिता की करतूत की शिकायत की।
वीडियो में स्पेशल डीजी अपनी पत्नी पर कैंची से हमले का आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप की आड़ में वो अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे हैं। ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। पुरुषोत्तम शर्मा ने भी ये मान लिया है कि ये वीडियो उनका है। वो डंके की चोट पर सीना जोरी करते हुए कह रहे हैं कि वो किसी भी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। आपने देखा मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी कैसे अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे हैं, लेकिन ये पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुरुषोत्तम शर्मा का एक और वायरल वीडियो सामने आया। वीडियो में स्पेशल डीजी के अलावा उनकी पत्नी और एक अन्य महिला भी है। पति पत्नी के बीच ये महिला कौन है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा अफसर अपनी पत्नी को जानवर की तरह पीटने लगा? आखिर क्यों स्पेशल डीजी की पत्नी को अपने पति के कैरेक्टर पर शक है? पूरा माजरा समझने के लिए हम आपको पति पत्नी और उनके बीच वो कहानी बताते हैं जिसको लेकर ये पूरा घमासान मचा है। इससे जुड़ा एक वायरल वीडियो सामने आया है। सीक्रेट कैमरे से शूट किया गया ये वीडियो देखिए। आरोप है इस कथित वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा को उनकी पत्नी ने एक महिला के साथ फ्लैट पर रंगे हाथों पकड़ा। हाँ जी, दरवाजा खोलेंगे, जरा आपसे बात करना। What were you doing? Hello? वीडियो में दिख रहे इस फ्लैट के अंदर सोफे पर पुरुषोत्तम शर्मा बैठे हैं। फ्लैट में एक महिला भी है। तभी पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी वहां आ धमकती हैं। ये है तुम्हारा असली रूप। ये है असली रूप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रहा हूँ? देख के आई किसी के यहाँ बैठना है। ये किसी के यहाँ बैठना ये है। आपको जो करना है मेरी अपील है। अपने पति को एक महिला के साथ फ्लैट में देखकर पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी उन पर आरोपों की बौछार कर देती है, लेकिन पुरुषोत्तम शर्मा चोरी पर सीना जोरी करने लगते हैं। वो अपनी पत्नी पर ही गुस्सा उतारते हुए वहां से निकल जाते हैं। बैठिए ना, बात करेंगे थोड़ा सा। नाराज क्यों है? मैं कुछ नहीं कर रही। इसमें क्या कर? जो करना है करने दीजिए। दिस माई लाइफ, माई लाइफ। शी इज माई वाइफ, शी हैज बीन चेजिंग मी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे चेज करती है। मैं तुम्हारे आया हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम पे मेरा क्या अधिकार है? ठीक है, ये पति है मेरा। आपको जो करना करिए। प्लीज सर, आप बैठिए प्लीज। मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है? रेप किया तो आप शिकायत करो, ये शिकायत करो। बट यू कैन नॉट चेंज माई लाइफ लाइक दिस। दिस इज माई लाइफ, आई विल कंटिन्यू टू दिस। आई हैव कॉट यू रेड हैंडेड टुडे। हाँ हाँ बिल्कुल, रेड हैंडेड, यस। पुरुषोत्तम शर्मा के जाने के बाद उनकी पत्नी उस महिला से बात करती हैं। महिला पुरुषोत्तम शर्मा से किसी तरह के संबंधों से इनकार करती है। Where were you sleeping with him? नहीं। Don't tell me. ऐसे कोई नहीं। यहीं बैठे हुए थे। अब वो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन क्या बैल बजा रहा है। तो मैंने सोचा शायद मेरी मेड होगी, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि भाई सर की वो पोजीशन है। तो मुझे सर तुमसे अकेले में क्यों मिलने आए थे? तुम्हारे घर फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं बाकी? वो तो अभी गए हुए हैं तो है। पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी ने जब ये जानना चाहा कि उनके पति यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो महिला कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। घर में महिला के अलावा कोई और नहीं था। Show me your bedroom. एक सेकंड। क्या जरूरत पड़ गई थी इस आदमी को यहाँ आने की? डीजी साहब की पत्नी महिला को समझाने लगती हैं, कहती हैं कि वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं, जिस पर महिला फिर सफाई देती है।
बात कुछ ये तो जाहिर सी बात है, कोई तुम्हारा सपनों का राजकुमार तो है नहीं तुम्हारी उम्र का। जी जी जी। हैं, बहुत बड़े हैं। ही इज अ ग्रैंडफादर। फिर मजबूरी का फायदा कोई तुमसे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी महिला को बताती है कि वो 3 साल से इस पूरे खेल का पीछा कर रही हैं। कब से चल रहा है तुम लोग का ये? नहीं, मेरी तो नॉर्मल बात होती है मैम। मेरा प्लीज मैम, मैं बहुत चेज कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 3 साल से अभी चेज और वो उनका तो मुझे नहीं पता। नहीं, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही मैंने पता किया। तुम अभी हैदराबाद गई थी उनके साथ? नहीं। इसके बाद वो महिला सीधे पुरुषोत्तम शर्मा को फोन मिलाती है, कहती है कि आपको अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। हेलो सर, आप बात तो करते, प्लीज आप ऐसे क्यों चले गए? नहीं, ठीक है, तो आप बात तो करते हैं ना एक बार, कितनी क्या वो है। 7 मिनट के इस कथित वीडियो को ही पुरुषोत्तम शर्मा की करतूत का सबूत बताया जा रहा है। हालांकि आज तक इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। इस वायरल वीडियो के बाद पुरुषोत्तम शर्मा की मुसीबत और बढ़ सकती है। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक।